हेलो बच्चों, कल हमने विकासशील समाजों की समस्या एवं चुनौतियां पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की विशेषता। आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, तो शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्था पाश्चात्य औपनिवेशिक देशों की नकल मात्र है। इन देशों ने लोक प्रशासन का कोई स्वदेशी प्रतिमान विकसित नहीं किया। फेरेल एडी के अनुसार तीसरी दुनिया के अधिकांश, मैंने पहले भी बता चुकी है, पहली दुनिया पूंजीवादी देश, दूसरी दुनिया साम्यवादी देश और तीसरी दुनिया विकासशील देश। तो तीसरी दुनिया के अधिकांश देशों में, जिसमें वे देश भी शामिल हैं जो पश्चिमी उपनिवेशवाद से बच गए थे, जानबूझकर ही आधुनिक पश्चिमी नौकरशाही प्रशासन को अपनाया गया है। डॉक्टर कुलदीप माथुर अध्ययन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि औपनिवेशिक यानी प्रशासन विरासत जिसका अपना स्वभाव और संस्कृति है, विकास कार्यक्रम के अनुकूल नहीं है। यानी विकासशील समाज में प्रशासन, लोक प्रशासन की विशेषता यह है कि लोक प्रशासन जो परंपरा से चली आ रही बातें, उनको ही वो कार्य कर रहे, वैसा ही कर रहे, वो बदलाव नहीं कर रहे। जैसे औपनिवेशवाद में ब्रिटिश के जो अधिकारी थे शोषण करते थे जनता का और अपने मन चाहे कार्य करते थे, वैसे ही विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की विशेषता में यह है कि जैसी परंपरा से आ रही औपनिवेश व्यवस्था, वैसे ही अब वो कार्यक्रम के अनुकूल चल रहे हैं, अब विकास के अनुकूल नहीं चल रहे हैं। दूसरा है, इन देशों में प्रशासन की बागडोर सामान्य प्रशासकों के हाथों में रहती है। तकनीकी और विशेषज्ञपूर्ण पदों के लिए प्रशिक्षित प्रशासक कम मिलते हैं, जिससे प्रबंधन की क्षमता और तकनीकी योग्यता हो। विकसित देशों में कुशल मानवीय के अभाव के 3 कारण हैं। यानी कुशल मानवीय यानी व्यक्ति क्यों नहीं मिलते हैं, कुशल व्यक्ति और लोक प्रशासन में, क्योंकि मानव संसाधन विकास योजना का अभाव, यानी मानव के संसाधन में जो उनकी प्रति व्यक्ति आय और ये योजना है उनका अभाव होता है, क्योंकि विकसित देश में तो पैसों की कमी नहीं होती, तो उस हिसाब से वो योजना बनाते हैं, लेकिन मानव संसाधन के विकास की योजना का अभाव होता है। दूसरा है जिसमें अपर्याप्त शिक्षा व्यवस्था भी शामिल है। यानी मानव संसाधन के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है उनका ध्यान नहीं रखते। जो पढ़ा वो आगे बढ़ा, जो नहीं पढ़ा, जो मजदूर का बेटा मजदूरी हो रहा है, उस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। भर्ती एवं प्रशिक्षण की अनुचित नीतियां, यानी जो भर्ती की जाती है वो परीक्षा और इंटरव्यू के द्वारा, तो परीक्षा में पास भी हो जाए बहुत मेहनत करके बेचारा, और इंटरव्यू में वो अपने चाहते और जो पैसे दे, घूस दे, भ्रष्टाचार, पैसे दे, रिश्वत दे, उनको वो ले लेते हैं, तो उनकी जो मेहनत करते हैं बेचारे वो वही के वही रह जाते हैं। इसलिए भर्ती और प्रशिक्षण की अनुचित नीतियां होती है। तीसरा है विशेषज्ञों का पलायन, यानी जो विशेषज्ञ निपुण होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह जो निपुण होते हैं, जो अच्छे ज्ञाता होते हैं, वो सब विदेशों में जाके जॉब करते हैं, वो भारत में नहीं करते। विकासशील देशों में उनको रुपए के हिसाब से रुपए गिरा हुआ होता है, इसलिए वो डॉलर से ज़्यादा गिरा हुआ है, इसलिए वो कार्य डॉलर के अकॉर्डिंग कार्य विदेशों में, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ऐसी जगहों में करना चाहते हैं। तो विशेषज्ञों का पलायन, विदेशों में जाने के कारण ये कार्य हो रहा है। तीसरा है, इन देशों के प्रशासनिक नौकरशाही प्रकृति के हैं। प्रशासन में लाल फीताशाही पाई जाती है, यानी भ्रष्टाचार पाया जाता है। अधिकारी प्रक्रिया की औपचारिकता में विश्वास करते हुए कठोरता के साथ नियमों और विनियमों का पालन करते हैं। यानी परिषद नौकरशाही में कठोर नियम का पालन करवाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप
कार्य की संपदा में बाधा पहुंचती है। नियमों और पद्धतियों पर अनावश्यक बल दिया जाता है, जबकि उत्पादन पर नहीं। ये नहीं, सिर्फ नियम पर उन पर क्या कहते हैं, अंकुश लगाया या नियंत्रण लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि उत्पादन के लिए, विकास के लिए कार्य करवाए, ऐसी नीतियां नहीं बनती। इन देशों में अधिक उत्पादन के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है और लोक सेवाओं में पद उन्नति अधिकांश समयबद्ध नियतिकाली होती है। यानी उनको प्रमोशन समय के अनुसार, जो जितना पुराना है, जो चाहे वो अच्छा विशेषज्ञ है या नहीं है, कैसा भी हो, वो अपने समय अनुसार जितना ज़्यादा नौकरी करने के बाद जितनी ज़्यादा उनके क्या कहते हैं साल नौकरी करे, ऐसे ही उनको पद उन्नति की जाती है, यानी प्रमोशन दिया जाता है। ऐसे नहीं कि प्रमोशन ऐसे को नहीं दिया जाता कि ये निपुण है काम में, नहीं, जो वरिष्ठता के अकॉर्डिंग दिया जाता है प्रमोशन। चौथा है, विकासशील समाजों में प्रशासनिक अधिकारियों में श्रेष्ठता की भावना पाई जाती है, इसलिए इसके हाथ में सत्ता रहती है तथा इन्हें कुछ विशेषाधिकारी प्राप्त होते हैं। इसलिए वे अपने आप को जनता से श्रेष्ठ और पृथक समझते हैं। वे जनता के प्रति हीन भावना रखते हैं। यानी जो लोक प्रशासन के जो अधिकारी है वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि हम अपनी विवेक और परीक्षा द्वारा ये नियुक्ति पाई है, लोगों के द्वारा नहीं पाई गई है। इसलिए जनता के प्रति वो हीनता की भावना रखते हैं। पांचवा है, इन देशों में ऊपर से बड़े बड़े अफसर तटस्थ दिखाई देते हैं, किंतु उसका राजनीति से कहीं तादात्म्य भी रहता है। इन देशों में अफसर राजनीति करते हैं और राजनीति की अफसर, यानी राजनीतिक जो जनता द्वारा चुने जाते हैं वो तो राजनीति करते हैं, उनको तो टाइम नहीं मिलता है। लेकिन जो लोक प्रशासन के हैं वो तटस्थ रहते हैं अफसर के, बस हमें को लेना देना नहीं है, जो काम दिया वो योजना दी है वो नीतियों का क्रियान्वयन करें, चाहे उसमें वे लोगों का विकास हो चाहे न हो। छठी विशेषता है, लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार पाया जाता है। विकासशील देशों में प्रशासन भ्रष्टाचार औपनिवेशिक विरासत है। इन देशों में भ्रष्टाचार बहुविधि रूपों में प्रकट होता है, जिनमें रिश्वत लेकर सरकारी ठेके, लाइसेंस इत्यादि प्रदान करना, निजी लाभ के लिए प्रक्रियाओं का उल्लंघन करना, रक्षा सौदों में रिश्वत लेना आदि प्रशासन है। भारत में बोफोर्स, यूरिया, चारा और बैंक आदि संबंधी घोटाला इस रोग के भयंकर के रूप में दर्शाया गया है। यानी भ्रष्टाचार, रिश्वत, ये सब बातों के लिए लोक प्रशासन इस बातों के लिए ही वो कार्य करते हैं। तो भ्रष्टाचार के कारण ये सौदा करते हैं, जैसे रक्षा सौदा वगैरह, रिश्वत लेना, बोफोर्स, ये सब बड़े बड़े अफसर और बड़े बड़े नेतागण इस घोटाले में फंस चुके हैं। तो ये है कि लोक प्रशासन का कार्य ऐसा अच्छा नहीं हो रहा है और रिश्वत के द्वारा वो कार्य हो रहा है, इसलिए इनकी विकासशील देशों की विशेषता में लोगों का विकास नहीं हो पाता और लोगों का लोक कल्याण के कार्य नहीं हो पाते। सातवां है, इन देशों में अधिकांश कार्य सरकार द्वारा किए जाते हैं, अतः नागरिक सरकार पर निर्भर रहता है। इन देशों में सरकारी कार्यालय की तस्वीर धूल, दूसरी दीमक लगे गंदे कागजों और बाबुओं की भरमार वाले कार्यालय के रूप में उभरती है। वे कार्यालय देखने में सामंतवादी ढांचे में पदाक्रमिक हैं, जिसके कार्य की पद्धति घिसी-पिटी है और जो मामले की जांच करने में विलंबकारी है, और ये अपने ग्राहकों के साथ व्यवहार में गोपनीयता बरतते हैं। विभिन्न सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर सेवा उपलब्ध कराई जाती है, किंतु इसके बावजूद उनमें ग्राहक उन्मुखता की पूरी तरह कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप आम आदमी की राय में सरकारी अधिकारी सुविधा या सेवा प्रदाता न होकर शोषक है। यानी उनकी सामंतवादी व्यवस्था, जो पुराने जैसे कि जो धूल, जो क्या कहते हैं, फाइलों में गंदे कागज, दीमक लग गए हैं, लेकिन वो कार्य नहीं करते, वो फाइलें वहीं के वहीं पड़ी
रहती है, वो कार्य में रुचि नहीं लेते। उनको पता है कि हमें सरकार हमें इसका ही है, हम रिटायरमेंट हो गए तब निकालेंगे, तब तक हमारी सैलरी आराम से आएगी। इसके अलावा फेरेडेरी ने ये 5 विशेषता बताई है कि लोक प्रशासन की संरचना स्वदेशी ने होकर नकल सी है, यानी विदेशी है। प्रशासन में कार्यरत कार्मिक निपुण और विशेषज्ञ होकर सामान्य प्रकृति के होते हैं, यानी निपुण होकर भी वो विशेषज्ञ और होकर भी वो अपने सामान्य कार्य करते हैं। प्रशासन तंत्र उत्पादन उन्मुखी नहीं होते, यानी उनको उत्पादन बढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। प्रशासन तंत्र की कार्य प्रणाली में सिद्धांत, औपचारिक तथा व्यवहारिक में अंतर पाया जाता है। सिद्धांत में तो बड़ी बड़ी बातें लिखी जाती है, लेकिन व्यवहारिक में कुछ भी काम नहीं होता। नौकरशाही व्यवहार में स्वायत्त है, यानी सर्वोच्च शक्ति अपना मानती है। स्वायत्त यानी सर्वोच्च शक्ति, तो नौकरशाही अपने आप को सर्वोच्च शक्ति मान रही। ये फेरेडेरी का था। 8वां पॉइंट है, विकासशील देशों में लोक प्रशासन न तो पारदर्शी और न ही जवाबदेह। अधिकांश देशों की सरकारों द्वारा सुविचारित रूप से जनता से जानकारी को छिपाया जाता है। इन देशों में खुली शासन व्यवस्था नहीं पाई जाती है। गोपनीयता बरतने के प्रयासों से सरकारी पदाधिकारियों द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है, यानी वो गोपनीयता रखते हैं कि ये कार्य हमें करना है, तो लोग रिश्वत देकर वो कार्य करवा देते हैं। अगर खुली प्रतियोगिता हो के ये इनको कार्य करना ही है लोगों के लिए, तो लोग अपने अधिकार जताने के लिए उनसे कार्य करवा देती है, लेकिन गोपनीयता रखने के कारण वो रिश्वत के द्वारा कार्य कर दी है। 9वां है, ये एक आम धारणा है कि विकासशील देशों में अधिकारी तंत्र में कर्मचारी की संख्या बहुत अधिक है। ये भी महसूस किया जाता है कि काम की मात्रा को ध्यान में न रखने के कारण इसकी संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। भारत जैसे देशों में राजकोषीय घाटा यदि निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके मूल में सबसे बड़े कारण विशालकाय बाबू तंत्र है, जिसके वेतन भत्तों, यात्राओं व अन्य सुख सुविधा पर कुल राजस्व प्राप्ति का लगभग 23% हिस्सा खर्च होता है। सरकारी कर्मचारी न केवल संख्या में बहुत अधिक माने जाते हैं, बल्कि यह भी समझा जाता है कि उसका योगदान सकल घरेलू उत्पादन में बहुत कम अथवा कुछ नहीं है। वस्तुतः सरकार में उत्पादन काफी कम है। किसी कर्मचारी के उत्पादन कार्य के मापन के लिए कोई मानदंड निर्धारित करने की कोई पर्याप्त ध्यान नहीं देता। सरकारी कर्मचारी कार्यालय प्राय विलंब से आते हैं और अधिकांश समय चाय पान, धूम्रपान तथा बातें करने में बिताकर कार्यालय से जल्दी जाने की कोशिश करते हैं, यानी कार्यभार बढ़ जाता है, वो काम कम करते हैं और गप्पे मारते हैं और धूम्रपान करते हैं, चाय पीने बाहर चले जाते हैं, फाइलें ऐसी कैसी पढ़ते हैं, लंच के लिए चले जाते हैं। ये सब कार्य ये लोग प्रशासन करने लग जाते हैं। नौकरशाही जो बाबू लोग हैं, रिश्वत देते वो कार्य करते हैं, तो वो उनके कार्य कम होने के कारण सरकार उनकी भर्तियां बढ़ाते जाते हैं और कार्य और भी कम होता जाता है। तो उनके कार्यभार उनको ज़्यादा भर्तियां देने पर, नौकरियां देने पर सरकार का 23% हिस्सा इनकी वेतन भत्तों में चला जाता है और विकास कुछ भी नहीं हो पाता, लोगों के हित के लिए कार्य कुछ भी नहीं हो पाता। 10वां है, इन देशों में लोक सेवाओं अभी भी पर्याप्त प्रोत्साहन के अभाव से पीड़ित है। उनके कार्यस्थल का परिवेश अनुकूल नहीं होता। भौतिक सुविधा के अभाव, वैतनिक असंतुष्टि, पद सोपानीय ढांचे में व्याप्त मनमुटाव, राजनीतिक हस्तक्षेप आदि योग्यता से को सेवा में आकर्षित करने के लिए अवरोध उत्पन्न करते हैं, यानी इन बातों के लिए बाधा आ जाती है। वैतनिक असंतुष्टि, ये हमेशा वेतन बढ़ाने की बात करते हैं और उनके भौतिक सुविधा का अभाव होता है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश और रिश्वत लेने की कोशिश करते हैं। विकासात्मक समस्या की अधिकता एवं उन्हें हल करने की तत्कालीन के कारण वास्तव में राज्य के ऊपर विकासात्मक लक्ष्य को पूरा करने की भारी जिम्मेदारी आ गई है। पूंजी एवं कुशल जनशक्ति की कमी एवं विकासात्मक आधारित संरचना का अभाव
जैसी विकट बाधा के बावजूद तृतीय विश्व की सरकारें अपने अधीन प्रजा की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं से जूझ रही है, यानी उनकी आकांक्षा पूरी नहीं कर सकती है। किसकी? लोगों की। राष्ट्रवाद के प्रारंभिक जोश में लोग सरकार से चमत्कारी कार्य करने की अपेक्षा करते थे। बिजली और पानी की पर्याप्त आपूर्ति, जल निकासी, सड़कें, विद्युत जैसे मूलभूत उपयोगिता की मांग करने के अतिरिक्त सरकार के स्कूल, अस्पताल, आवास जैसी कल्याणकारी मांगों के साथ औद्योगिक उद्यमों की स्थापना की मांग को भी पूरा करना होता है। प्रत्येक क्षेत्र में राज्य से कम संभव समयावधि में इन सामाजिक आर्थिक विकासों को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है, जिसे पश्चिम के विकसित देशों में क्रमिक रूप से निजी और स्थानीय पहल के द्वारा कई पीढ़ियों से प्राप्त किया जा सकता है। यानी विकसित देश ये सब सारे कार्य कर रही है, लेकिन विकासशील देश ये कल्याणकारी की मांग इतनी बढ़ रही है, स्कूल है, हॉस्पिटल, आवास, ये सब कल्याणकारी की मांगें बढ़ रही है, लेकिन इनकी ढीली ढाली कार्य और स्थायी के कारण ये जो बाबू लोग हैं, नौकरशाही है, वो सही ढंग से कार्य नहीं कर पाते। एक आधारभूत प्रश्न उठता है कि क्या इन नव स्वतंत्र राष्ट्र में विद्यमान प्रशासन तंत्र विकास कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए समुचित एवं सक्षम अस्त्र है, अथवा इन प्रशासन तंत्रों की प्रकृति ही ऐसी है कि उनमें विकास कार्य सफलता से किया नहीं जा सकता। राजनीतिक नेताओं ने कहा है कि हमारी नीतियों का कारगर ढंग से क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता, यानी जो राजनेता कह रहे हैं जो हम नीतियां बनाते हैं उसका क्रियान्वयन नौकरशाही सही ढंग से नहीं करती। नौकरशाही का दोष ये है कि नौकरशाही ने कहा है कि ये सब राजनीतिक संकल्प की कमी का द्योतक है, नेताओं की गलती, ढूलमूल तथा स्वार्थपरक नीतियों का परिणाम है। उपनिवेश राज्य की समाप्ति के बाद प्रशासन सुस्ती में चल रहा है, कानून और व्यवस्था बनी है, देश में शांति का राज्य है, क्योंकि इसमें यही चाहा गया है। यानी ढूलमूल और ढीले ढाली दोष व्यवस्था और नौकरशाही की व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जो क्रियान्वयन नहीं करती और सरकार कहती कि हम नीतियां बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग नौकरशाही कार्य नहीं करती, इसलिए लोक कल्याण के कार्य नहीं होते। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ वर्ष के अंदर ही विकास पर नवोदित राष्ट्र ने जो जोर देना प्रारंभ किया है, प्रशासन तंत्र पर विकास की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। विकास का अर्थ था समूचे देश का आर्थिक विकास। सामाजिक न्याय के लक्ष्य ने सारी स्थिति गुणात्मक परिवर्तन ला दी। केवल समूचे देश का विकास अब लक्ष्य नहीं रह गया है, साथ में जुड़े गए गरीबी दूर करने, गरीब और अमीर का अंतर मिटाने के लक्ष्य प्रशासन तंत्र अब तक विद्यमान व्यवस्था को बनाए रखने के लिए था। अब इन व्यवस्था में उथल पुथल करने से में उससे एक महत्वपूर्ण भूमिका मिली है। विद्यमान व्यवस्था को बनाए रखने में प्रशासन तंत्र को समाज के शक्तिशाली प्रभावशाली वर्ग का हमेशा समर्थन मिलता है, क्योंकि विद्यमान व्यवस्था से ही उन्हें प्रभाव और शक्ति प्राप्त थी तथा उनके बने रहने से तो उन्हें ही सबसे अधिक लाभ था। परंतु जब व्यवस्था को बनाए रखने के बजाय बदलने का कार्य प्रशासन तंत्र को मिला तो उसका कौन समर्थन करता है, इससे बच रहेगा। सारगर्भिता बात यह है कि बदली हुई परिस्थिति में सामाजिक न्याय युक्त विकास के लिए विकासशील राज्यों में प्रशासन तंत्र से व्यवस्था बनाए रखने जिसके लिए उसका सर्जन हुआ था के बजाय अव्यवस्था फैलाए, विद्यमान व्यवस्था को सुरक्षित रखने के बजाय उस पर प्रहार करने, उसमें उथल पुथल मचाने की अपेक्षा की जा रही है। इस तरह हम देखते हैं कि आर्थिक विकास के साधारण लक्ष्य के साथ सामाजिक न्याय का आदर्श जोड़ देने से वह शासन तंत्र के बूते के बाहर हो जाता है। इस तंत्र द्वारा अपने वर्तमान ढांचे में सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए कार्य करना संभव नहीं है। यह तंत्र जिन उद्देश्य को लेकर बना है उसमें न केवल भिन्न वर्ण
विपरीत उद्देश्य एवं कार्यों के लिए सफल नहीं हो पा रहा है। ज्यों ज्यों ये स्पष्ट होता है कि यह सक्षम शताब्दियों पर आजमाया गया प्रशासन तंत्र सामाजिक न्याय युक्त विकास के लिए सफल उपकरण सिद्ध नहीं हो रहा है, तो स्थिति विस्फोटक होती जाएगी। समय रहते इस पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कदम उठाने होंगे। नवोदित देशों की सरकारों को सामाजिक विघटन जैसे ग्रामीण और शहरी आबादी का निष्क्रमण, भयानक बेरोजगारी, दंगे, सांप्रदायिक उपद्रव आदि से भी जूझना पड़ता है तथा साथ ही भूमि सुधार और सामाजिक समता के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने की जबरदस्त मांग का भी सामना करना पड़ता है। संक्षेप में तीसरी दुनिया के सभी विकासशील देश राष्ट्र निर्माण और सामाजिक आर्थिक पुनर्गठन में सरकार प्रशासन की सक्रिय भूमिका पर निर्भर है। इसलिए विकास की आवश्यकता पूरी करने के लिए लोक प्रशासन को सुगठित और क्रियाशील बनाया जाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि सरकारें नीतियां बनाती है लेकिन प्रशासन सही ढंग से नहीं कर पाती। ऊपर से ये सारी समस्या दंगे फसाद और सांप्रदायिकता, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब समस्या है। तो इतनी पैसे खर्च इन बाबुओं में, नौकरशाही में लग जाते हैं और उनकी भर्तियां बढ़ती जाती है, उनके पद बढ़ते ही जा रहे हैं और वो कार्य कम कर रहे हैं। वो स्थायी हो गए हैं क्योंकि स्थायी है इसलिए उनको डर नहीं कि हमें नहीं निकालेंगे। और सरकार अपने सरकार को बनाए रखने के लिए जनता को झूठे वादे करके ऐसे में कल्याणकारी कार्य करेंगे, अगले साल करेंगे, अगले साल ऐसे करके 5 साल निकल जाते हैं, वापस वो चुन के आते, वापस वैसी की वैसी ढीली ढाली परंपरा चली आती है। ठीक है बच्चों, ये हुए विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की विशेषताएं। कल हम पढ़ेंगे विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की फ्रेन डब्ल्यू रिग्स के विचार, यानी इन्होंने रिग्स ने क्या विचार किए, लोक प्रशासन विकासशील देशों में क्या विचार है, तो वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।